जादुई सेब। विनोद खेत में काम करके घर लौट रहा था। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गया। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वह बाग के अंदर चला गया और सेब तोड़ने वाला ही था कि एक कर्कश आवाज ने उसे रोक दिया। ए लड़के, खबरदार, सेब को हाथ लगाना मत। बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगा। बहुत भूख लगी थी, इसीलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना कहाँ नसीब। बगिया तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे बगिया के सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है, तू कंगाल क्या समझेगा? चल निकल। विनोद अपने हालात के बारे में सोचने लगा। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसका गरीब दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। विनोद को देखते ही उसने आवाज दी, बेटा इधर आओ, क्या यह टोकरा मेरे सर पर उठा दोगे? हाँ काकी, अभी उठाता हूँ। विनोद ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए। हाँ बेटा, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। लोग बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकता हूँ। आपकी यह टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा दूंगा। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? यह रोज की बात है। कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगा। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और विनोद ने पूरी टोकरी अपने सर पर उठा ली। दोनों साथ साथ चलने लगे। काकी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हैं? बेटा, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी ही अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुंह से यह सुनकर विनोद की आंखें भर आई। काकी, मैं आज से आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगा। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है। मैं मुस्टंडा हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। विनोद सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चख कर देखो फिर पैसे दो, लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक आदमी आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का चेहरा खिल उठा। बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और विनोद ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगा। रुक जाओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम विनोद है। लोग बीनू बुनिया कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब विनोद के हाथ पर रख दिए। बेटा, खा लो, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगा और दूसरा घर ले जाऊंगा। भगवान की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगा। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना,
पेड़ उगा लेना। विनोद ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। घर पहुंचने के बाद दूसरा सेब भी खाया और उसके बीज भी अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। विनोद उसे बार बार देखता और जितनी बार देखता उसे और बड़ा पाता था। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। काकी के द्वारा दिए गए सेब में ऐसा कमाल होगा, उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। विनोद बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगा, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब समाप्त ही नहीं हो रहे थे। सेब से कई बोरे भर गए। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने सेब तोड़े, प्रभु ने उतने सेब फिर से जोड़े। इसके फल तो कल्पतरु के फलों की तरह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। विनोद के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गया। बूढ़ी काकी अपनी टोकरी में सेब रख रही थी। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगे। बेटा, यह क्या कह रहे हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपका यह बेटा कमाएगा और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करेंगे। विनोद बूढ़ी काकी को अपने घर ले गया। उसने सेब से भरा हुआ अपना घर दिखाया तो वह चौंक गई। अरे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। बेटा, इतने सारे सेब कहाँ से आए? काकी, आपने मुझे जो जादुई सेब दिया था, यह उसी का कमाल है। मैंने उसके बीज लगा दिए और वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। आइए, मैं आपको वो पेड़ भी दिखाता हूँ। जब विनोद ने बूढ़ी काकी को वह सेब का पेड़ दिखाया तो आश्चर्य के कारण काकी कुछ बोल ही नहीं पाई। वह देखती रह गई। उसने आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। एक अनाथ को बूढ़ी काकी मिल गई और काकी को एक बेटा मिल गया। दोनों ने एक फलों की बहुत बड़ी दुकान बना ली और अच्छा सा घर बना लिया, गाड़ी ले ली। उसने एक सुंदर लड़की के साथ विवाह कर लिया। एक बार सेब की बगिया के जिस मालिक ने विनोद का अपमान किया था, उसने जब विनोद का जादुई सेब का पेड़ देखा तो ईर्ष्या से जल उठा। विनोद के बड़े और छोटे क्वालिटी के सेब के सामने उसके सेब फीके पड़ गए थे। उसका सेब कोई व्यापारी नहीं ले रहा था। वह गुस्से में आकर एक दिन रात में विनोद के सेब के पेड़ को आग लगाने लगा। उसने जैसे ही मशाल को पेड़ के पास ले जाना चाहा, वह बुझ गई और वहां से दूर उसकी ही बगिया के सेब के पेड़ जलने लगे। वह रोते हुए अपनी बगिया की तरफ भाग चला। विनोद का जादुई सेब का पेड़ फलों से लदने लगा और वह अपनी पत्नी और प्यारी बूढ़ी काकी के साथ बड़े ही आनंद के साथ रहने लगा। एक गांव में प्रेमचंद्र नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने 2 बीघा जमीन में खरबूजे और सब्जियों की खेती करता था। देखो सीमा, पिछली बार मौसम की मार ने फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार आसार अच्छे नजर आ रहे हैं। हमारी सब्जियां और खरबूजे अपना रंग दिखाएंगे। मंडी में यह सब हाथों हाथ बिक जाएंगे। अरे पौधों को जरा बड़ा होने दे, अभी से सपना सजाने लगी। दोनों प्रतिदिन सवेरे उठकर अपने खेत के नन्हे नन्हे पौधों को बड़ी हसरत से देखते थे। उनके खेत और उनकी फसल, यही उनकी दुनिया थी। एक दिन सीमा सवेरे जैसे ही उठी, खेत के पास गई। वहाँ का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसके खेत के लगभग सभी पौधे तहस नहस हो चुके थे। एक सांड किनारे पर बैठा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। सांडों ने तो पूरी फसल बर्बाद कर दी। सीमा की आवाज सुनकर
प्रेमचंद्र भी घर से भागा भागा आया और खेत की स्थिति को देखकर सर पकड़कर बैठ गया। उसके अरमान टूटकर बिखर गए थे। हाय राम, अब क्या होगा? मेरी मेहनत बेकार हो गई। सीमा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। वह हारे हुए जुआरी की तरह खेत के एक तरफ घूमने लगा। उसकी नजर अपने खेत के मेड़ के पास पड़े हुए एक छोटे पौधे पर पड़ी। वह तरबूज का पौधा था। प्रेमचंद ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। ऐसा लगता है कि जब सांडों ने खेत की फसल को खाया और रौंदा होगा, तभी उनके पैर से लिपटकर ये पौधा बाहर आ गया। खरबूजे के साथ साथ एक तरबूज का पौधा भी पनप गया था। इसे हमें खेत में फिर से लगा देना चाहिए। एक तरबूज के पौधे को लगाने से क्या होगा? हमें आसपास जितने भी पौधे मिलेंगे उन्हें फिर से खेत में लगा देंगे। इन्हें नया जीवन मिलेगा। इसके बाद हम कल से नए पौधे लगाएंगे। दोनों ने मिलकर आसपास के पड़े हुए कुछ पौधों को और उनके साथ साथ तरबूज के पौधों को खेत में लाकर फिर से मिट्टी में लगा दिया। वे एक दूसरे को धीरज बांधते हुए घर की तरफ लौट गए। दूसरे दिन सीमा सवेरे उठी और खेत की तरफ जाने की तैयारी की। अरे, उस तरफ कहाँ जा रही हो? मन खट्टा हो जाएगा। अपना ही खेत है। सवेरे सवेरे मैं हमेशा उसके दर्शन करती हूँ, आज भी करूँगी। सीमा खेत के पास पहुँचते ही बहुत जोर से चौंक गई। हाय दैया, ये क्या हो गया? तरबूज का पेड़ एक रात में इतना बड़ा हो गया। अरे रे रे रे, इसमें तो फूल भी निकल आए हैं। मुन्ना के बाबूजी, जल्दी आइए, तरबूज के पेड़ का जादू देखिए। अरे, कौन सा जादू दिखा रही हो? अरे, ये तरबूज का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। देखो सीमा, फूल भी आ गए हैं। एक तरबूज के पौधे में इतना कमाल। अगली सुबह जब प्रेमचंद्र और सीमा ने तरबूज के पौधे को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पौधा पूरे खेत में फैल चुका था और नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे तरबूज भी खेत की शोभा बढ़ा रहे थे। दोनों पति पत्नी खुशी से झूम उठे। इसी तरह पूरा खेत बड़े बड़े तरबूजों से भर गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरबूज का पौधा इतना चमत्कार दिखाएगा। अरे बाप रे, ये तरबूज बड़े भी हैं और वजनी भी है। ये तो जैसे जादू हो गया है। चलो, एक तरबूज को काट कर देखते हैं। चलो, इसे चख कर देखते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं इनका भगवान को भोग लगाऊंगी, इसके बाद आपको खिलाऊंगी। हाँ, ये तो तुमने बहुत सही बात कही। उस ऊपर वाले की कृपा से ही तो हमें ये मिला है। हम मुरली वाले के लिए तरबूज का भोग जरूर लगाएंगे। दोनों ने तरबूज का भोग भगवान को लगाया और इसके बाद उसका स्वाद चखा तो खुशी से मुस्कुराने लगे। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर मिश्री घोल दी गई हो। गांव का एक व्यक्ति सुग्गा वहां आ गया। अरे सुग्गा, इधर आओ। लो, मेरा तरबूज खाओ। अरे भैया, मजा आई गवा। ऐसा लगी रहा है जैसे हम फल नहीं खा रहे हैं बल्कि मधु का स्वाद ले रहे हैं। हम बहुत खरबूजा और तरबूज खाए हैं लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। अपनी मंडी में कौनो व्यापारी इसका मोल नहीं दे पाएंगे। इसको हमें शहर की मंडी में बेचना होगा। दूसरे दिन प्रेमचंद्र ने एक बहुत बड़े ट्रक में सारे तरबूज लदवा दिए। उनके गांव का एक सूजा नाम का बदमाश यह सब देख रहा था। उसने अपने 2 लुटेरों को प्रेमचंद्र की ट्रक के पीछे लगा दिया। प्रेमचंद्र भी ट्रक में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। दोनों लुटेरों ने चुपचाप मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया। प्रेमचंद्र तरबूज से भरा ट्रक लेकर शहर की मंडी में पहुंच गए। उनके बड़े बड़े तरबूज देखकर व्यापारी बहुत खुश हुए। देखते ही देखते व्यापारियों ने उनके सारे तरबूज ऊंचे दाम पर खरीद लिए। प्रेमचंद्र ने एक तरबूज अपनी ट्रक में रखवा दिया। रुपयों से भरी हुई थैली प्रेमचंद्र ने जब अपने हाथों में ली तो खुशी से फूले नहीं समाए।
अपनी जिंदगी में इतने रुपए उन्होंने पहले कभी नहीं कमाए थे। जब प्रेमचंद्र का ट्रक शहर के बाद जंगल से गुजर रहा था, तभी दोनों लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल आगे लगाकर खड़े हो गए। उनके हाथ में चाकू था। चलो नीचे उतरो और रुपए की थैली हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा ना, नीचे उतरो। उतर जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तुम लोग कौन हो? मुंह से बताए या अपने हाथ से? प्रेमचंद्र समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। सारी कमाई एक झटके में जाती हुई दिखाई पड़ी। वह डर कर नीचे उतर गया। एक लुटेरे ने उसके यहाँ से रुपयों की थैली छीन ली। प्रेमचंद्र को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से उसका दिल निकाल दिया गया हो। मुझे ट्रक का किराया देना है, कुछ रुपए लौटा दो भाई। हमारे हाथ में आई हुई चीज हम कभी लौटाते नहीं। अब ट्रक लेकर भाग जाओ यहाँ से। प्रेमचंद्र बोझिल कदमों से ट्रक की तरफ दौड़ने लगा। इतने में उसे पीछे से धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो दो लुटेरे जमीन पर गिरकर छटपटा रहे थे। वह बहुत हैरान हो गया। मुझे बचाओ, अरे मत मारो, ये लो तुम्हारे रुपए, बचाओ। प्रेमचंद्र ने देखा कि तरबूज उड़ उड़कर उन दोनों को पीट रहा है। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तरबूज हवा में उड़कर दोनों को मार रहा था। दोनों लुटेरों का बहुत बुरा हाल हो गया था। प्रेमचंद्र ने अपने रुपयों की थैली वापस ले ली। दोनों लुटेरे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। प्रेमचंद्र ने तरबूज को इशारा किया और वह रुककर ट्रक में अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। दोनों लुटेरे उठ भी नहीं पा रहे थे। प्रेमचंद्र घर पर पहुंच गया और उसने रुपए से भरी हुई थैली सीमा के हाथों पर रख दी। सीमा बहुत खुश हो गई। दोनों तरबूज को पकड़कर खुशी से लिपट गए।